हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ तो चुके हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ओल्ड या न्यू किसी से भी आप पढ़ें, दोनों में सेम है। इसमें आपको ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ना होता है, तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट आता है क्योंकि आप लोग मेडिकल फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको पढ़ते वक्त आपको लगता है कि हाँ भाई हमें काफी कुछ डिजीजेस की नॉलेज हो गई है। ऐसा है नहीं हालांकि, ठीक है। डिजीजेस के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगर लॉजिकली आपने पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चन सही करेंगे, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एड्स, कैंसर, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ड्रग अब्यूज से आ जाते हैं। हाँ, इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है वहां पर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है उसमें जरूर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर नहीं है तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, रेफर माय एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, उसमें लेक्चर्स देखने के बाद आपको इम्यूनिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप सारी अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट है इसका, दैट यू ऑल नो। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिजीजेज एंड उनके सिम्टम्स पे आते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है पहला हमारे पास। डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यू नो दैट। सो इन द लिस्ट आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, कैंसर सबको पता है नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फ्लुएंजा, जिसको आप सिंपल भाषा में फ्लू कहते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शियस है। एलर्जी में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एलर्जी नहीं, सॉरी, वो तो अस्थमा होता है। एलर्जी तो ठीक है, एलर्जी तो सीधा सीधा नॉन इन्फेक्शियस ही है ना। अस्थमा में मैं इसलिए बोल रही थी, एक बार बता देती हूँ कि आपको पता है अस्थमा में पेशेंट को खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना, कफिंग बहुत सीवियर होता है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि यार कफिंग वाली हर डिजीज इन्फेक्शियस है, तो आप अस्थमा को भी इन्फेक्शियस समझ लेते हो, बट नहीं। यस आई एग्री कि बाकी की जिन भी डिजीज में कफिंग होता है, जैसे वो ट्यूबरक्यूलोसिस हो, चाहे से वो कोविड हो, या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, वो सब तो इन्फेक्शियस होते हैं। लेकिन अस्थमा में जो कफिंग होती है वो नॉन इन्फेक्शियस है, क्योंकि अस्थमा आपको पता है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। अस्थमैटिक अटैक उन लोगों को आता है जिनको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो, जैसे डस्ट से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है, किसी भी और चीज से हो सकती है। ठीक है, तो अस्थमा को आप कभी भी इन्फेक्शियस में नहीं रखेंगे। अस्थमा एलर्जिक है और एलर्जिक नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। अगर किसी पर्सन के इम्यून सिस्टम को किसी चीज से एलर्जी है तो वो इन्फेक्शियस कैसे हो सकती है बच्चों। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। स्मॉल पॉक्स, जो अब इंडिया से पूरी तरह इरेडिकेट हो चुका है, इंडिया क्या वर्ल्ड से ही इरेडिकेट हो चुका है स्मॉल पॉक्स, तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है ना, वायरल इन्फेक्शन है। सो यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज में हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, जब भी आप डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हर ऑप्शन को ध्यान से सोचें, उसके बारे में, उस डिजीज के बारे में आपका दिमाग क्या क्या जानता है, इसको रिकॉल करने की कोशिश करें, उससे वो टॉपिक पक्का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको पैथोजेंस को मैच करवाना है। ठीक है भाई, इजी है। टाइफी तो सबको पता है, टाइफॉइड। राइनो वायरस, राइनो वर्ड बच्चों नोज से रिलेटेड होता है। ओके, तो राइनो वायरस यानी वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड। देन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इससे होता है निमोनिया। यहाँ पर एक और चीज है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि जब आप निमोनिया के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो निमोनिया के दो पैथोजेंस दिए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तो हमें समझ आ गया, बट ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि देखो इसके नाम में इन्फ्लुएंजी आ रहा है, तो हमें लगता है कि यार ये जो डिजीज है ना, ये जो डिजीज है मतलब ये जो पैथोजन है इन्फ्लुएंजी, ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता होगा, बट नहीं। इन्फ्लुएंजा आगे है, एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दे रखा है इन्फ्लुएंजा के बारे में, सिर्फ कॉमन कोल्ड के बारे में दे रखा है। कॉमन कोल्ड से मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के भी। ठीक है, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इन्फ्लुएंजा नहीं करता, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी निमोनिया करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है, जबकि इन्फ्लुएंजा डिजीज एक वायरल डिजीज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना। तो न्यूमोनी को निमोनिया से कर दिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यू नो मलेरिया। सिंपल, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दिया है, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अ पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ स्टमक एक, मैंने कहा ना बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने एक बार ढंग से एक बार भी डिजीजेस के बारे में पढ़ रखा है, आपको बहुत इजीली क्वेश्चन बनेंगे इसके। स्टमक एक हो रहा है, वीकनेस है, सस्टेन्ड हाई फीवर है, ये कीवर्ड है बच्चों।
अगर कहीं भी सस्टेन्ड लगातार हाई फीवर बना हुआ है, अगर उतरता चढ़ता है तब तो वो जनरली मलेरिया में होता है, बट अगर सस्टेन्ड हाई फीवर बना हुआ है तो ये टाइफाइड की निशानी है। जनरली अगर किसी बच्चे को या किसी भी पर्सन को लगातार फीवर रह रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले, और बाकी के सिम्टम है, स्टमक एक वगैरह है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब टाइफाइड के टेस्ट के लिए बोलते हैं। कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट, ठीक है। देन ये रहा विडाल टेस्ट बाय द डॉक्टर, आइडेंटिफाई द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, तो वी नो साल्मोनेला टाइफी। अगर टाइफाइड पता है तो आप टाइफी भी निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर आपको उलझाने वाले ऑप्शन दिए नहीं, यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए था स्कैरियसिस, तो हमें भाई, क्योंकि आप देखो, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से वो कौन से 3 डिसऑर्डर्स हैं जिन तीनों में इंटेस्टाइनल, मतलब जो तीनों इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, आप तीनों को कंपेयर करके पढ़ना। जिसने मुझसे ये चैप्टर पढ़ रखा है उनको तो मैंने पढ़ा रखा है, तीनों को हमेशा कंपैरिजन में याद रखो। कौन से 3? एक टाइफाइड है, एक अमीबायसिस है और एक एस्कैरियासिस है। तीनों इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं बच्चों, तीनों इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, बट देखो तीनों के पैथोजेंस अलग अलग हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होती है। अमीबायसिस एंट अमीबा से होती है। एंट अमीबा कहाँ आता है? क्लासिफिकेशन तो नहीं भूल गए तुम? एंट अमीबा आता है अमीबा के साथ, यानी कि प्रोटोजोअन्स में, ओके, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। और एस्कैरियासिस तो एस्कैरिस से होती है। एस्कैरिस सबको पता है, ये तो प्रोटोजोन डिजीज हो गई, जबकि एस्कैरिस कौन है? तो एनिमल किंगडम का मेंबर है, तो एस्कैरिस हेलमिंथ है, हेलमिंथिक डिजीज हो गई। तो तीनों डिजीज में बहुत अंतर है, आप देखो, है ना। एस्कैरिस सिंगल सेल्ड तो है नहीं, हेलमिंथ है, इसके तो लंबे लंबे। एस्कैरिस मैंने आपको दिखाए थे फोटोग्राफ्स वगैरह लेक्चर में कि जो एस्कैरियासिस में जब एस्कैरिस के लार्वी हमारे इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर नूडल्स जमा हो गए हैं ना, वो नूडल्स नहीं है, वो एक्चुअली एस्कैरिस है। तो एस्कैरिस हमारी बॉडी में कैसे गया? अब इतने लंबे लंबे लार्वा कोई देख के तो खाएगा नहीं, तो इसका मतलब एस्कैरिस मतलब एडल्ट जो इसकी फॉर्म है, एस्कैरिस कैसे गया हमारी बॉडी में? इसके जो एग्स होते हैं वो एग्स जनरली मिट्टी में होते हैं, तो अगर जो फूड एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं अगर वो प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है और वो ऐसी मिट्टी में उगे हुए हैं जहां पर इसके एग्स थे, तो इजीली इट विल कंटामिनेट अस, मतलब वो फूड कंटामिनेटेड है तो हमें भी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अमीबायसिस कैसे, एंट अमीबा कैसे आएगा हमारी बॉडी में? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आएगा। जनरली गंदा पानी, अगर किसी पानी में एंट अमीबा है तो उसके थ्रू ये, जैसे होता क्या है ना, इन सारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में एक कॉमन मोड है कि जो पेशेंट का फीकल मैटर है, जिसको ऑलरेडी ये डिजीजेस हो रखी हैं, उसका जो फीकल मैटर है, वो फीकल मैटर अगर कहीं यूं ही सॉइल में पड़ा हुआ है तो वहां से वो चीजें सॉइल में मिक्स हो जाएंगी, या वो पानी में चला गया फीकल मैटर, तो वो पानी किसी ने कंज्यूम कर लिया किसी भी वे में, पैथोजेंस उसकी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत सोचना मैम क्या बोल रहे हैं। एसटीपीज है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे सीवेज को ट्रीट करके पानी में मिलाता है। बहुत सारी जगह एसटीपीज खराब पड़े हैं तो पानी पैथोजेनिक हो, पानी पोल्यूटेड हो गया है क्योंकि उसमें इतने सारे पैथोजेंस हैं, तो फिर वहां पर ऐसी डिजीजेस कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों समझ आ गया। और टाइफाइड कैसे हुआ हमें? टाइफाइड बैक्टीरिया से हो रहा है, तो बैक्टीरिया भी कैसे जाएगा हमारी बॉडी में? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। तीनों में एक एक सिम्टम का डिफरेंस याद रखना आप। वैसे तो तीनों में ही स्टमक एक होगा, फीवर, वीकनेस तो कॉमन है, बट स्पेसिफिक सिम्टम में आप क्या याद रखोगे? टाइफाइड में स्पेसिफिक सिम्टम अभी बताया मैंने तुम्हें, सस्टेन्ड हाई फीवर, एंड इसका जो बैक्टीरिया है बच्चों वो हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशंस क्रिएट कर देता है, फिर वो निकलकर बॉडी में बाकी ऑर्गन्स में भी माइग्रेट कर जाता है। कई बार जब सीवियर टाइफाइड हो जाता है डेथ भी हो सकती है उससे, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशंस आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अमीबायसिस में इसका आप कैसे, मैंने आपको याद कराया था, इसके पैथोजन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो यानी टिश्यू, लाइटिका यानी लाइसिस, टिश्यू का लाइसिस कर रहा है। तो एंट अमीबा अगर हमारी इंटेस्टाइन में है तो वो उसकी वॉल को लाइसिस करता है, यानी वॉल को डैमेज करता है, तो वॉल में ब्लीडिंग होती है। तो क्या होता है, जो ब्लड है, म्यूकस है, ये सब जो इंटेस्टाइन की वॉल में है वो सब स्टूल में, फीकल मैटर में आने लगते हैं। तो फीकल मैटर में ब्लड क्लॉट्स, म्यूकस अगर ऐसा दिख रहा है तो वो अमीबायसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एंड एस्कैरियासिस में सबसे कॉमन हमेशा याद रखो, नूडल्स जमा हो गए यानी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, कभी गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ प्लस ये एस्कैरिस अंदर इंटेस्टाइन में बैठे बैठे हमारा खून चूसते रहते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं इंटेस्टाइनल वॉल में, वहां से, और बहुत उनको हल्का फुल्का डैमेज भी करते रहते हैं। तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है बच्चों में जिनको ये डिजीज हो जाए या पर्सन्स में, तो इंटरनल ब्लीडिंग दिखती नहीं है, वो ब्लीडिंग इंटरनली बहुत माइनर लेवल पर हो रही है, तो उसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है ना बहुत धीरे धीरे, दैट्स वाई,
ठीक है। तो ब्लड क्लॉट्स तो यहाँ दिखेंगे, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के साथ एनीमिया के सिम्टम्स एस्कैरियासिस में दिखेंगे, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज तो ध्यान रहेगा ही। तो इस तरह से थोड़ा सा इमेजिन करके फिगर्स वगैरह के साथ अगर आपने डिजीजेस पढ़ी हैं तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। नहीं पढ़ा है इस तरह से तो मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके लेक्चर देख लें। ओके डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है मैरी मैलन कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर मैनी ईयर्स। यस, एक इंटरेस्टिंग सा केस दे रखा है आपकी बुक में, इसीलिए मैरी मैलन को टाइफॉइड मैरी कहा गया था। ठीक है। रीजन, साल्मोनेला टाइफी जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद इट। बात तो सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है ये। एक मिनट, एक चीज और देखना बच्चों जरा, टाइफॉइड में तुम्हारी बुक में दे रखा है क्या, टाइफॉइड में स्पेसिफाई कर रखा है क्या कि इंटेस्टाइन कौन सी अफेक्ट है, स्मॉल, लार्ज या सिंपली इंटेस्टाइन लिखा हुआ है? ये रहा, टाइफॉइड में मेंशन किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बी स्पेसिफिक अबाउट इट। ठीक है। जबकि अगर आप अमीबाइसिस में देखेंगे, कहाँ है अमीबाइसिस के बारे में, ये रहा, अमीबाइसिस में आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। टाइफॉइड स्मॉल, टाइफॉइड में बैक्टीरिया सबसे छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, उसके बाद ये एंटामीबा है तो सिंगल सेल्ड, बट यूकैरियोट है तो उससे बड़ा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और रही बात एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस को इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें सिंपली इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। ठीक है, इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक करता है, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बट ठीक है, कुछ मेंशन्ड नहीं है। हम एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को देख रहे हैं कि अगर नीट में आ जाए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, बाकी जितना तुम्हें डिजीजेस के बारे में एनसीईआरटी में बताया है ना, ये कुछ भी नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल। एक डिजीज ऐसे एक पैराग्राफ में खत्म नहीं हो जाती, एक डिजीज का पूरा एक चैप्टर होता है मेडिकल में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस, बता दो भाई इनमें से वायरल कौन सी है। ये मिल गया, कॉमन कोल्ड और एड्स, ये तो दोनों ही। ट्यूबरक्लोसिस आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, बट प्लीज मैंने लिख लेना आप, ये जनरली कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। टीबी है ना, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर। रिंगवॉर्म फंगल है। डिसेंट्री दोनों तरह की होती है, एक तो अमीबाइसिस को भी अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, और कई बार नॉर्मली जब हमें यूं ही डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं तो वो बैक्टीरियल डिसेंट्री भी हो सकती है। ठीक है, डिसेंट्री का मतलब है एक तरह से बॉडी में ये जो आपकी कंडीशंस होती है ना, डायरिया को एक्चुअली में साइंटिफिकली डिसेंट्री बोलते हैं। तो डायरिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, डायरिया एंटामीबा से अमीबिक भी हो सकता है। क्लियर। ठीक है, वो डॉक्टर्स अपने आप डायग्नोस कर लेते हैं। डन, नेक्स्ट आता है विच इज करेक्ट। ठीक है भाई, कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो भी हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो निमोनिया हो। ठीक है। टाइफॉइड फूड एंड वाटर से होता है, अभी बताया मैंने आपको। टाइफॉइड एंड जॉन्डिस के बारे में आपकी बुक में है नहीं, बट जॉन्डिस जिसमें लिवर में प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग कॉज हो सकते हैं उसके, वो भी फूड एंड वाटर से ही होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की दो कॉमन डिजीज है, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस। ठीक है। एड्स, हैंडशेक करने से कभी एड्स होता है क्या? ये मिसकंसेप्शन है ना। पहले के लोग, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा मानते हैं किसी को एड्स हो जाता है तो उसे सोसाइटी से या घर से अलग कर देते हैं, उनके लिए फिर अलग से, जैसे ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस होते हैं, ऐसे एड्स के पेशेंट्स के लिए भी बच्चों सोचो एनजीओज ने अलग अलग इस तरह के बना रखे हैं घर, या मतलब जो भी बोलते हैं उनको, वहां पर रहना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें रखते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा। इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी में जहां हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, वहां भी एड्स के लिए इतने मिसकंसेप्शन है, जबकि आपने तो पढ़ लिया। तो आप कभी भी देखें ऐसी कोई गलतफहमी कहीं है तो ट्राई टू अवेयर देम, क्योंकि एड्स कैसे फैलता है? एड्स एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होगा ही होगा, प्लस दूसरा कैसे ट्रांसमिट होगा? अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आए, ओनली देन। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर कह दे यार तुम तो एड्स के पेशेंट हो, मैं तुम्हें पट्टी ही नहीं करूंगा, या नर्स मना कर दे, नेवर। वी शुड प्रॉपरली वेयर द ग्लव्स। अगर हमारे हाथ पे कहीं कट लगा हुआ है मान लो, ठीक है, और एड्स के पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आ गया ना, तो ही एड्स होने के चांसेस हैं। बट अगर ग्लव्स वगैरह प्रॉपरली पहन रखे हैं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ब्लड सिर्फ स्किन पे ही लग रहा है नॉर्मली, तो कभी भी एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। ना ही उस पर्सन के साथ खाने से, जैसे इसमें एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि यार एड्स का वायरस तो हमारी बॉडी के हर फ्लूइड में है ना, ब्लड में है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में है, सलाइवा में भी है,
तो फिर लगता है कि यार सलाइवा से हमारे में आ जाएगा, नेवर। अगर किसी एड्स के पर्सन के साथ आप खा बैठ रहे हैं, उसके साथ फूड शेयर कर रहे हैं, तो अगर किसी भी तरह से सलाइवरी ड्रॉप्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में भी आती हैं तो हमारे डीजीआईटी में एड्स का वायरस सर्वाइव नहीं करता बच्चों। मतलब वो जो उसका पर्सन का वो होगा ना, इन्फेक्टेड पर्सन का सलाइवा, वो अगर बॉडी में जाता भी है अंदर तो वो कभी भी एड्स नहीं कर सकता। हाँ, उसका सलाइवा हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ गया ना तो फिर एड्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने वहां पढ़ा रखी है, मुझे जस्ट याद आई तो मैंने बता दी। ओके, रिंगवॉर्म यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल्स, यस, रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन है, पर्सन का कोई भी चीज आप यूज करेंगे तो उससे वो स्प्रेड होगा। तो हमें क्या बताना था, करेक्ट बताना है हमें। यहाँ पर 3 करेक्ट है हमारे, ये रहे ए, बी एंड डी, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों कि वैसे तो कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया दोनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये कि निमोनिया बैक्टीरियल है, कॉमन कोल्ड वायरल है। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये कि निमोनिया में जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, आपको पता है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स के एल्वियोलाई को भी डैमेज करता है। लेकिन कॉमन कोल्ड इज वेरी माइल्ड डिसऑर्डर ना, डिजीज ना, जिसमें अपने आप ही सही हो जाती है, क्योंकि कॉमन कोल्ड का वायरस, कोविड का वायरस तो जाता है लंग्स तक, इसलिए वो हमारे लिए बहुत रिस्की डिजीज थी। लेकिन कॉमन कोल्ड का वायरस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहता है, वो थोड़ा बहुत गला खराब होना, खराश होना, खांसी जुकाम, यही वाले सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि यहाँ पर एल्वियोलाई आर अफेक्टेड, स्टार पॉइंट बना देना, और कॉमन कोल्ड में दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ठीक है, क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, गलत हो गया यहीं पर, निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स alveoli whereas the common cold affect nose and respiratory passages but not the lungs। मिल गया हमें हमारा आंसर। Pneumonia is a communicable disease, common cold is a nutritional deficiency, pneumonia can be prevented by live attenuated vaccine whereas the common cold has no effective vaccine। ठीक है, यस, ये बात सही है कि निमोनिया के लिए वैक्सीन है, कॉमन कोल्ड के लिए नहीं है, बट निमोनिया के लिए जो वैक्सीन है उसका टाइप अलग है बच्चों, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। वैक्सीन में भी ना, मैंने तुम्हें जब वैक्सीनेशन पढ़ाया था तब बताया था ना कि वैक्सीन होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। एक वैक्सीन वो होती है जिसमें पैथोजन को ही वीक करके, एटेनुएटेड का मतलब होता है वीक फॉर्म में देते हैं। एक वैक्सीन वो होती है जिसमें एंटीजन यूज करते हैं हम पैथोजेंस का। आजकल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बन गई हैं, डीएनए वैक्सीन बहुत तरह की होती हैं, तो हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना कि निमोनिया में कौन से टाइप की वैक्सीन दी जाती है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर। मलेरिया में सबको पता है फीवर बहुत तेज आता है, बार बार उतरता है, चढ़ता है, रिकर करता है। व्हेन, तो ये पूछ रहा है कि कब आता है बार बार फीवर। आपने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से सबको रिवाइज करके जाना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको बहुत अच्छी तरह से। इसमें भी ना मैंने देखा है कुछ बुक्स में या कुछ जगह पर बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है बच्चों। पहले के टाइम में 10 ईयर्स 15 ईयर्स से पहले के पेपर्स आप देखेंगे तो वहां इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है, उनपे क्वेश्चंस आते थे, एक्सोरिथ्रोसाइटिक, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फिर स्टेजेस के भी नाम होते हैं, शाइजोगोनी, शाइजोंट और स्पोरोजॉइड, तो चलो आपने पढ़ रखा है, ट्रोफोजॉइड, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग, वो सब मत पढ़ना, वो नहीं पूछते हैं। आप देख लेना PYQs उठा के, सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिया है उसको लॉजिकली पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, वहां समझा रखा है, यहाँ दोबारा पूरा नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है इसमें। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जैसे ही कोई फीमेल मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो वो हमारे ब्लड में स्पोरोजॉइड्स छोड़ देती है। ये क्वेश्चन आता है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू ह्यूमन? स्पोरोजॉइड। कौन सी स्टेज? स्पोरोजॉइड। एंड जब वापस इसको मच्छर में जाना है तो विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू मॉस्किटो? ध्यान रखना, गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट बोलते हैं गैमीट मदर सेल को, क्योंकि वो मॉस्किटो में जाकर फिर गैमीट्स बनाएगी। हमारे में गैमीट्स नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर गैमीटोजेनेसिस। प्लाज्मोडियम के गैमीटोजेनेसिस के लिए वो सही नहीं है, तो उसको वापस मॉस्किटो में जाना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गैमीट्स बनाने मॉस्किटो में जाता है, तो मॉस्किटो में कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल। गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, कुछ रटने जैसा है ही नहीं। ठीक है,
तो और ह्यूमंस में क्या कर रहा है, ह्यूमंस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तरफ लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तरफ आरबीसीज में मल्टीप्लाई कर रहा है। लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा रहा है, आरबीसीज में मल्टीप्लाई करके नंबर तो बढ़ा रहा है प्लस फीडिंग भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, क्योंकि हमारी आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, वो प्लाज्मोडियम के लिए फूड है, हमेशा ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन एक्ट एज फूड फॉर प्लाज्मोडियम। हीमोग्लोबिन टूट जाता है, ये तोड़ देता है हीमोग्लोबिन को हीम प्लस ग्लोबिन में, ग्लोबिन प्रोटीन को ये खा लेता है, और जो हीम है, हीम पिगमेंट जो है, उस हीम पिगमेंट को ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और उन्हीं टॉक्सिक ग्रेन्यूल के रिलीज होते ही जैसे आरबीसीज फटेंगी तो इनने मल्टीप्लाई किया प्लाज्मोडियम ने, वो नए नए प्लाज्मोडियम भी रिलीज होंगे और साथ में टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स भी रिलीज होंगे। क्या कहते हैं इन टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को? हीमोजॉइन। दे रखा है आपकी बुक में, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ये रहा हीमोजॉइन। ठीक है, ध्यान रखना, ये बीच बीच में मैं जो की वर्ड्स बताती हूँ आपको वो आप हाईलाइट किया करो, रिवीजन के वक्त आपको दिखने चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने पूरी एनसीईआरटी को रंग दिया है, अब यही नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, कर रखा है ऐसा तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो इतना टाइम है नहीं कि आप नई एनसीईआरटी खरीद के उसे दोबारा पढ़ो, ऐसा करना भी मत। ठीक है, बस जो भी कलर तुमने यूज नहीं किया उस कलर को तुम यूज वहां पे हाईलाइट कर सकते हो या स्टिकी नोट्स लगा के उस पर उन की पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, डन। तो फीवर कब आता है बच्चों? जब आरबीसीज फटने से हीमोजॉइन रिलीज होते हैं, जब तक उन हीमोजॉइन का असर रहता है फीवर रहता है, जैसे ही असर खत्म होता है फीवर उतर जाता है, तब तक नए मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, फिर दोबारा आरबीसीज रप्चर होती हैं। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर कब आता है फीवर? व्हेन द स्पोरोजॉइट्स रिलीज फ्रॉम आरबीसीज। क्या आरबीसीज से स्पोरोजॉइट रिलीज होंगे? नहीं, आरबीसीज से जो भी स्टेज रिलीज होती है देन इट विल फॉर्म गैमेटोसाइट्स। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट तो बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो गया। देन द गैमेटोसाइट रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन्स। The parasite after its rapid multiplication inside RBCs rupture them and release toxin into the blood. ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, ये माइक्रोमेगा पता है, प्लाज्मोडियम में भी मेल फीमेल जैसा तो कुछ होता नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो जब वो गैमीट मदर सेल बनाता है ना बच्चों, तो जो सेल्स छोटी होती हैं उनको मेल गैमेटोसाइट मान लेते हैं, जो बड़ी होती है मेगा उनको फीमेल गैमेटोसाइट मान लेते हैं। हर जगह ऐसा ही है ना, स्पर्म छोटा ओवम बड़ा, एंथेरोजॉइड छोटा ओवम बड़ा। ठीक है, मेल छोटा फीमेल बड़ा। देन नेक्स्ट क्या है? Malarial parasite require to host human and mosquito to complete its life cycle. Yes, and you know इसीलिए malarial parasite को डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। अच्छा, malarial parasite कौन है? अगर ऑप्शंस में आ जाए फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो उसको टिक मत कर देना। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है बच्चों, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेक्टर है, वो पैरासाइट को ले जा रही है। पैरासाइट कौन है? डिजीज कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। फीमेल मॉस्किटो आई, हमारा ब्लड सक किया और चली गई, और गिफ्ट में हमें ऐसी चीज दे गई जो हमारे लिए आफत बन गई। वो क्या गिफ्ट दे गई हमको? वो दे गई हमको प्लाज्मोडियम, अगर उसकी सलाइवा में है तो वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। फीमेल मॉस्किटो कभी भी पैरासाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय रप्चरिंग ऑफ लिवर सेल्स। गलत, जल्दीबाजी में सही मत कर देना कि हाँ हाँ भाई टॉक्सिक है और रप्चर से प्रोड्यूस होता है। लिवर सेल से नहीं, आरबीसी से प्रोड्यूस हुआ था। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें यहाँ मेरे साथ सीखनी है, वरना क्वेश्चन तो तुम्हारे पास भी आराम से करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या जरूरत है यहाँ पर आकर सीखने की। इन चीजों की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट्स आई वांट कि आप सीख जाओ कि कहाँ हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्पोरोजॉइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फ्रेशली बॉर्न फीमेल एनोफिलीज whose mother was a carrier of malarial parasite। ये क्या दिया है, दोबारा पढ़ते हैं। स्पोरोजॉइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, यहां तक तो ठीक है। कब एंटर करता है ये? ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फ्रेशली बॉर्न फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज को क्यों फ्रेशली बॉर्न करना है? ऐसा क्या जरूरत है? हुज मदर वाज अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो नए बॉर्न होते हैं वो खुद प्लाज्मोडियम होते हैं। जैसे ये एक मॉस्किटो है, ठीक है, इस मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, तो इसकी गट में हमेशा ध्यान रखना, हमारे अंदर किस पार्ट में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता है? लिवर सेल्स में और आरबीसी में। लिवर सेल हेपेटोसाइट, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, सबके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए। ठीक है,
और मॉस्किटोज में कहाँ चलते हैं सारे इवेंट? मॉस्किटो की गट में। मॉस्किटो ने मील लिया ना अपना, हमारा ब्लड चूसा, तो सारी स्टेजेस कहाँ है? उसके गट में है। गट में गैमीट प्रोडक्शन हो रहा है, गट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गट में बन रहा है सब कुछ, ठीक है। और फिर जायगोट से नई स्टेज बन गई है, सिंगल सेल्ड प्लाज्मोडियम ही स्पोरोजोइड्स है, ठीक है। तो ये इसी मॉस्किटो की तो सलाइवरी ग्लैंड में है ना। अब ये कह रहा है कि अगर ये मॉस्किटो, मान लो ये हमें पता है ये फीमेल मॉस्किटो, ये किसी मेल मॉस्किटो के साथ रिप्रोड्यूस करती है, तो इनके तो फिर जो एग्स होंगे उनसे जो नई मॉस्किटो बनेगी वहां पर ये कहां से पहुंचेगा? सलाइवरी ग्लैंड से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सेम मॉस्किटो जिसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया था, यही मॉस्किटो एक अगर नए ह्यूमन को बाइट करेगी फिर से दूसरे ह्यूमन को, तो उसको ये डिजीज होगी, ठीक है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। गैमेटोसाइट्स कहाँ बने थे बच्चों? गैमेटोसाइट्स हमारे में ही बने थे, बट हमारे इंटेस्टाइन में कोई काम नहीं है इसका, हमारी आरबीसीज में बने थे, ठीक है। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही गलत है, बोथ आर रॉन्ग। ये क्या, ऑप्शन ही नहीं दिया, बोथ आर रॉन्ग का ऑप्शन ही नहीं दिया बच्चों, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन में। बोथ आर रॉन्ग, सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है ये, ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फ्रेशली बॉर्न फीमेल एनोफिलीज, ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो बोथ आर रॉन्ग। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग पैरासाइट गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कौन सा पैरासाइट आएगा? फूड एंड वाटर से अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ये तो फंगल इन्फेक्शन है। व्यूचेरेरिया कौन सी? व्यूचेरेरिया तो खुद एक वो है बच्चों, पैरासाइट है। अच्छा हाँ, व्यूचेरेरिया से क्या होता है? एलिफेंटियासिस डिजीज होती है, ये हमें ध्यान नहीं रहता, बाकी डिजीजेस तो हमें ध्यान रहती हैं। एलिफेंटियासिस में सिम्टम सबको पता होते हैं लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन भूल जाते हैं, तो डू रिमेंबर एलिफेंटियासिस में जो व्यूचेरेरिया हमारी बॉडी में आया है, अगेन वो एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से वो हमें होता है, ठीक है। तो ये भी मॉस्किटो से हो रहा है, प्लाज्मोडियम भी मॉस्किटो से हो रहा है। तो एस्कैरिस, एस्कैरिस में क्यों लिखा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? वही मैंने आपको कहा कि इसके एग सॉइल में होते हैं, सॉइल से वो फूड में जाते हैं, कई बार अगर वो सॉइल पानी में मिक्स हो जाए तो वाटर में भी जा सकते हैं, एंड दे कंटामिनेट एंड दे इन्फेक्ट अस, ठीक है। बिना वॉश करी वेजिटेबल्स खाने से भी हो सकते हैं, एंड उसके एग्स जिस भी फूड एंड वाटर में है उसके थ्रू भी हो सकते हैं। यानी जो तीनों इंटेस्टाइनल डिजीज हैं, तीनों के लिए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग? ठीक है भाई, एलिफेंटियासिस, व्यूचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, ठीक है। बैंक्रॉफ्टाई की स्पेलिंग गलत है, ब्रैंकॉफ्टाई होता है ना, ब्रैंकॉफ्टाई, ठीक है, वो सिंपली प्रिंटिंग मिस्टेक है, बैंक्रॉफ्टाई ही है। अच्छा ओके ठीक है, बैंक्रॉफ्टाई है भाई बच्चों, है ना, बैंक्रॉफ्टी, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी विद इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये गलत है। अभी बताया मैंने, एलिफेंटियासिस में आपको ध्यान रखना है मच्छर के काटने से ही होगा। कौन सा मच्छर? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। भाई मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में ना सीधा सीधा आपको मलेरिया याद रखना है, आपको एलिफेंटियासिस याद रखना है। एलिफेंटियासिस का एक और नाम पता है ना, फिलेरियासिस, क्योंकि व्यूचेरेरिया को जनरल में फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। और तीसरा आपको एक साथ याद रखना है डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। ये तीनों मॉस्किटो बॉर्न, मतलब 3-4 हो गई, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। ये हो रहा है फीमेल एनोफिलीज से, ये हो रहा है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से, और ये हो रहा है फीमेल एडीज मॉस्किटो से। तीनों में ही फीमेल क्यों? उसका कारण मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है कि मेल मॉस्किटोज कभी हमें काटते ही नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं मच्छर ने हमें काट लिया, मच्छर काट रहा है, एक्चुअली मच्छर काट रही है। मेल मॉस्किटोज डू नॉट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, उनके पास ऐसा डंक ही नहीं होता जो इतना तीखा हो कि हमारी स्किन को पर्स कर सके। सिर्फ तीखा डंक फीमेल मॉस्किटोज में ही होता है जो हमारे को, मतलब हमारी स्किन को पर्स करके ब्लड सक करती है, ठीक है। दे रिक्वायर ब्लड फॉर सम रिप्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, ध्यान रखना। वो उनका मील भी है। तो मेल मॉस्किटोज क्या खाते हैं फिर? मेल मॉस्किटोज फीड ऑन द नेक्टर, ये सब जो भी होता है ना प्लांट प्रोडक्ट्स, उन पर फीड करते हैं। क्लियर है? तीनों के अलग अलग मॉस्किटोज ध्यान रखने हैं आपको, और तीनों के पैथोजन अलग हैं। तो वेक्टर बताए मैंने तुम्हें, इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम, इसका पैथोजन ब्यूचेरेरिया, एंड डेंगू एंड चिकनगुनिया का पैथोजन का नाम आपकी बुक में नहीं है, बट डू रिमेंबर ये दोनों वायरल डिजीज है बच्चों,
ये दोनों वायरस से होती हैं और इनके वायरस का नाम भी यही है। डेंगू का वायरस है डेंगी वायरस और चिकनगुनिया का वायरस चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, चलो अच्छा हाँ एक चीज और, अभी जब नीट 2024 का सिलेबस मॉडिफाई हुआ था तो उसमें डेंगू एंड चिकनगुनिया का नाम स्पेशली मेंशन किया था। डेंगू बोल दो डेंगी बोल दो एक ही बात है, हिंदी में डेंगू इंग्लिश में डेंगी वट एवर यू कॉल। तो इसका जो ये था नाम था वो स्पेशली मेंशन किया था, तो इसलिए बच्चों को लगा कि यार डेंगू एंड चिकनगुनिया को हमें डिटेल में पढ़कर जाना है, इस पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है बच्चों, ना ही 2024 में इससे कोई क्वेश्चन था। और 2025 का भी सिलेबस अब तो आ गया है एनएमसी की तरफ से, जो 2024 का था वही उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, नो चेंज। तो वही जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बेस्ड अपना पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, बाइट ऑफ मेल एनोफिलीज। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कई बार हमें दिखते नहीं है फ्लो में। ठीक है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, एयर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है, यस इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉपलेट का मतलब पता है ना, जो हम खांसते हैं छींकते हैं उसमें जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रिलीज होती हैं, तो कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू तो ट्रांसमिट होता ही है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, निमोनिया हो, कोई फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा, कोई कोविड हो, एनीथिंग। ठीक है, पैथोजेंस मिसमैच विद द सिम्टम ऑफ डिजीज। ठीक है भाई, मिसमैच बताना है हमको, मिसमैच। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉन्स्टिपेशन करेगा, एब्डोमिनल पेन करेगा। एपिडर्मोफाइटॉन, ये नाम पढ़ा है, ये अब ध्यान ही नहीं दिया एनसीईआरटी में। जो आपकी फंगल डिजीज है ना रिंगवॉर्म, उसके 3 पैथोजेंस दिए हैं, ध्यान रखना। एक तो है माइक्रोस्पोरम, एक है ट्राइकोफाइटॉन, एक है एपिडर्मोफाइटॉन। कैसे याद रखोगे, स्पोरम में स्पोर आ रहा है, फंजाई स्पोर बनाते हैं। ट्राइकोम जनरली जैसे स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं, तो ट्राइकोम भी हेयर और एपिडर्मिस भी स्किन, स्किन पर हेयर होते हैं। तो इस तरह के जो नाम है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए इस तरह का बताया है। ठीक है, क्लियर। तो एपिडर्मोफाइटॉन में कह रहा है ड्राई स्केली लीजन्स होंगे, यस। नेल्स पर होंगे, यस, कहीं भी हो सकते हैं। रिंगवॉर्म का जो इन्फेक्शन है स्किन पर, नेल्स पर, स्काल्प पर, है ना। देन इसके अलावा ग्रॉइन रीजन में भी होता है, जहां पर भी पसीना बहुत ज्यादा आता है। दे रखा है कि आपके बुक में, ये रहा ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन रीजन समझते हो ना, ग्रॉइन रीजन का मतलब होता है जो हमारा एब्डोमेन और लेग्स के बीच का जो जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉइन रीजन। ठीक है, टोज पैरों की उंगलियों में बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। सॉक्स वगैरह एथलीट्स जो ज्यादा देर पहनते हैं, अगर हाइजीन नहीं रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। ठीक है, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिफेंटियासिस में शुरुआत होती है पैरों से, लोअर लिम्ब से। लोअर लिम्स में लिम्फेटिक वेसल्स में आपको पता है ये रहता है, मल्टीप्लाई करता है कई सालों तक। एक बार बॉडी में जाने के बाद तुरंत सिम्टम्स नहीं आते, इट इज नॉट एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट का मतलब जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, अमीबाइसिस है, स्कैरियासिस है, ये सब एक्यूट है। पैथोजन गया, मल्टीप्लाई किया, तुरंत सिम्टम्स आ गए और फिर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो सही हो गया। क्रॉनिक का मतलब पहले तो उसके सिम्टम आने में ही कई साल लग जाते हैं, कई महीनों तक इस तरह के पैथोजेंस चुपचाप हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते रहते हैं और फिर उनका इलाज भी बहुत लंबा चलता है, उनको खत्म या तो कर ही नहीं सकते। एलिफेंटियासिस में बहुत सारे लोग आर लिविंग विद द एलिफेंटियासिस, इतना मोटा उनका जो पैर है स्वॉलन, उसी के साथ उन्हें रहना पड़ता है, उसमें सडन डेथ नहीं होती, इमीडिएट डेथ नहीं होती है। ठीक है, बट दिस इज नॉट कॉमन इन आवर रीजन। जनरली ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है ना, अफ्रीकन या इस तरह का कोई दूर के एरियाज है वहां पर ज्यादा है, इंडिया में नहीं है ये डिजीज। ठीक है, हाँ तो सारी बातें सही है इसके लिए। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कौन सी डिजीज करेगा ये, निमोनिया। इन्फ्लुएंजा मत कर देना। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, आराम आराम से ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर की है, ढंग से पढ़ा है, गलतियां नहीं होंगी, बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, अभी अभी बताया, इट इज वायरल इन्फेक्शन। यही वो बात है जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में, कहीं नहीं दिया, सिर्फ एक नाम दिया है डेंगू एंड चिकनगुनिया का। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो एक लाइन दिख रही है तुमको कि देयर इज वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस। आजकल बहुत कॉमन हो गई ना ये दोनों डिजीज, ये दोनों एडीज मच्छर के काटने से होती है, डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ लिख देना, ये दोनों कैसी हैं बच्चों, ये दोनों वायरल डिजीज हैं। इनका पैथोजन कौन है, वायरस है, डेंगू वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द फॉलोइंग फिश फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम
इनटू पॉन्ड्स टू कंट्रोल मलेरिया, लिखा है आपकी बुक में। गैम्बूसिया फिश दे रखा है क्या, गैम्बूसिया फिश के बारे में, ये देखो यहीं पर दे रखा है। वो कौन सी फिश है जिसको कि क्योंकि ये जो गैम्बूसिया फिश है ना, ये एक्चुअली मच्छर के लार्वी को खा जाती है, ठीक है। तो अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा कोई भी, नॉट ओनली मलेरिया, कोई भी अगर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ज्यादा हो रही है तो वहां पर पॉन्ड्स वगैरह में गैम्बूसिया फिशेस डाल दी जाती हैं, जिससे वो क्या करें, मॉस्किटोज के लार्वीज को खा लें, तो बहुत हद तक हमें डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। ओके, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट ओके, तो ये आपके बच्चों किससे रिलेटेड, डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। लगभग हमने सारी डिजीजेस यहाँ पर रिवाइज कर ली हैं, जिनके क्वेश्चंस नहीं थे वो मैंने आपको एडिशनली बता दिए हैं। अच्छा, एलिफेंटियासिस में एक और बात ध्यान रखना कि एलिफेंटियासिस में ऐसा नहीं है कि लोअर लिम्स तक ही इन्फेक्शन लिमिटेड रहता है। लोअर लिम्स के बाद ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है बच्चों। लिखा है कि लोअर लिम्स के बाद ये धीरे धीरे जेनाइटल ऑर्गन्स और बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी ग्रॉस डिफॉर्मिटीज करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो वेक्टर लिखा है, नाम नहीं दिया है तुम्हारी बुक में, तो लिख लेना ये कौन सी फीमेल मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। बैंक्रॉफ्टी एंड मैलेई दो स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम की भी स्पीशीज दी हैं तुम्हारी बुक में, पूछ सकते हैं तुमसे, इसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो इसकी 3 स्पीशीज हैं, वाइवेक्स, मैलेरी एंड फेल्सिपेरम। तो इनमें से जो मोस्ट मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, जिसमें कि बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इट कैन बी फेटल, वो है बच्चों फैल्सिपेरम, ठीक है। जब मलेरिया का टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि प्लाज्मोडियम कौन सा वाला है, वो पता चल जाता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड से। तो फैल्सिपेरम अगर है तो उसे बहुत सीरियसली ट्रीट करना पड़ता है। ओके, डन। तो जितने पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे वो। अच्छा, एक और चीज कि हाउस फ्लाइज जो हैं वो कौन सी डिजीजेस की वेक्टर है बच्चों, हाउस फ्लाइज आर जस्ट द मैकेनिकल कैरियर्स। मैकेनिकल कैरियर का मतलब होता है जैसे मॉस्किटोज के तो बॉडी के अंदर होते हैं जो भी पैरासाइट्स हमने देखे, क्योंकि वो उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं। मैकेनिकल वेक्टर्स या मैकेनिकल कैरियर्स का मतलब होता है कि उस पैथोजन को हाउस फ्लाई से कोई लेना देना नहीं है, वो हाउस फ्लाई की बॉडी में जाकर अपना कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, उसको लाइफ साइकिल पूरा नहीं करना। सिर्फ जब ये हाउस फ्लाइज, आपको पता है, फीकल मैटर वगैरह गंदी चीजों पर बैठती हैं, तो अगर कोई पेशेंट का फीकल मैटर पड़ा है और उस पर हाउस फ्लाइज बैठी हैं तो वो पैथोजेंस हाउस फ्लाइज पे चिपक जाएंगे, और जब वो हाउस फ्लाइज अगर हमारे किचन में हम खाना खा रहे हैं वहां घूमेंगी और उस पर बैठेंगी तो वो पैथोजेंस हमें दे जाएंगे अननेसेसरी, ठीक है। तो उन्हें अननोइंगली मैकेनिकली ट्रांसफर कर दिया, दैट्स वाई वो मैकेनिकल कैरियर है। तो एक तरह से जो इंटेस्टाइनल डिजीजेज हैं उन्हीं में तो फीकल मैटर कंटामिनेटेड है, तो उन्हीं की मैकेनिकल कैरियर्स होंगी हाउस फ्लाई तीनों, टाइफॉइड, अमीबाइसिस, एस्कैरियासिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लॉजिकल चीजें हैं इसमें, सब पढ़ा रखी है मैंने, जितनी पॉसिबल थी तुम्हें अभी बता दी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका डिजीजेस वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट पर, दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, जिसने मेरे साथ पढ़ रखा है उससे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। इम्यूनिटी में यू नो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक बाय बर्थ है नेचुरल इनेट इम्यूनिटी, और एक हम एक्वायर्ड करते हैं आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। स्पेसिफिक मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, हमारी बॉडी का पैथोजेंस के साथ एक्सपोजर होता है, तो उससे हमारी बॉडी में एक मेमोरी क्रिएट होती जाती है उस फाइट की, ठीक है, उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो बट ऑब्वियस ये स्पेसिफिक हुई ना, अगर कभी किसी पर मान लो चिकन पॉक्स के वायरस, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज होती है, चिकन पॉक्स के वायरस ने अटैक किया, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो चिकन पॉक्स के वायरस से कैसे फाइट करना है उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेगा, और अगली बार कोशिश करेगा कि हमें चिकन पॉक्स ना हो। बट जरूरी नहीं है हमेशा अगली बार उस डिजीज को रोक ही ले, जैसे कॉमन कोल्ड तो कितना कॉमन है, हर बार ही हो जाता है मौसम चेंज होने पर, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बट ऑब्वियस स्पेसिफिक होती है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो बहुत इजीली याद रख सकते हो आप। और जो इनेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ मिली है, सब में एक जैसी है, सबकी स्किन उसी तरह से एक फिजिकल बैरियर बनाएगी, सबकी बॉडी में जो HCl है, सलाइवा है, जो सिक्रीशंस हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। फिजिकल में स्किन के अलावा म्यूकस भी आता है, जो कोटिंग्स है ना, लेयर्स हैं हमारी बॉडी में, स्किन एंड म्यूकस, स्किन एक्सटर्नल, म्यूकस इंटरनल, ये फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल में तुम सारे सिक्रीशंस याद कर लो, सलाइवा, HCl, टीयर्स, है ना, इनमें लाइसोजाइम होता है टीयर में, सलाइवा में। सेल्यूलर बैरियर में जो हमारी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है ना बच्चों, उनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाल दो। बाकी ज्यादातर जो भी हमारी फेगोसाइटिक सेल्स है ना, चाहे वो ये हो PMNL, पता है या भूल गए,
बात रात गई बात गई, है ना, ऐसे करते हो तुम लोग, जो चैप्टर पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आप देखेंगे जब टेस्ट होगा कर लेंगे रिवाइज। इस तरह से मत करना बच्चों, बायो भूल जाओगे तुम, जितनी अच्छी तुम्हें समझ आई है उतनी अच्छी तरह से भूल भी जाओगे, ठीक है। तो प्लीज रिवीजन बहुत जरूरी है बायो में। जब भी कोई ऐसा वर्ड पढ़ते हो जो पहले किसी चैप्टर में पढ़ा था, तो दिमाग में रिकॉल किया करो कि हमने कहाँ पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था, नहीं याद आ रहा तो प्लीज उस एनसीईआरटी को उठाओ, उसमें देखो उस चैप्टर को खोल के कि इस सेल के बारे में हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। दिस इज द ओनली वे जिससे तुम बहुत अच्छे से बायो को याद कर सकते हो, ठीक। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स आपको पता है इसका ये नाम क्यों है, बता चुकी हूँ मैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टी शेप्ड होता है, मल्टी रोब्ड होता है। मोनोसाइट भी इसी में आएंगी। एनके सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये भूल जाते हो तुम, ये तो याद रहता है नेचुरल किलर सेल, बट ये किसका स्पेशल टाइप है, लिम्फोसाइट का। वैसे जो बी एंड टी लिम्फोसाइट है वो एक्वायर्ड में आएंगी, पर उनका एक स्पेशल टाइप बना दिया नेचर ने, एनके सेल, उसको नेचुरल इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में डाल दिया, ठीक है। और मैक्रोफेजेस, ये सब जो जनरली फैगोसाइट कर रही हैं, पकड़ के खा रही हैं पैथोजेंस को, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, सब में एक जैसा काम कर रही हैं, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, साइटोकाइन बैरियर। हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन्स सिक्रीट करती हैं। उन प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन है, केमिकल नेचर पूछ लेंगे तुमसे कि इंटरफेरॉन क्या है इनमें से, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, व्हाटएवर, है ना, तो प्रोटीन है। और ये एक अलार्म बेल की तरह काम करते हैं। जैसे इंटरफेरॉन सिक्रीट होने लगते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स अलर्ट हो जाती हैं कि यार वायरल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, खुद को प्रोटेक्ट करो, वायरस को मारो, ठीक है। तो इन चारों में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है ना बच्चों, तो दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आएगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पैथोजेंस के साथ हमारी 1-to-1 फाइट होती है, हमारा इम्यून सिस्टम सीखता जाता है कि उससे कैसे लड़ना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो, धीरे धीरे पढ़ाई करते हो, आपका लेवल बढ़ता है, सोचने का तरीका बढ़ता है, आप मेच्योर होते हो, तो वो 1 by 1 कर रहे हो ना आप, तो बस वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। फिर एक्वायर्ड में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। पहली बार फाइट हुई, प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगली बार वो पैथोजन दोबारा आया तो बॉडी तैयार है कि अब की बार आ जाओ तुम, हमें पता है तुम्हें कैसे मारना है, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कौन सा ज्यादा फास्ट होगा, सेकेंडरी, क्योंकि वहां पैथोजन को स्टडी नहीं करना पड़ रहा ना, ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है हमने, है ना। तो बस जैसे नहीं होता पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करके गए, सेम क्वेश्चन आ गया, फटाफट याद आ जाएगा, अरे ये तो कर रखा था, बस वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है आपका। कौन सा फास्टर होगा, सेकेंडरी फास्टर होगा। क्यों फास्टर है सेकेंडरी, याददाश्त पे बेस्ड है, तुम्हें याद था कि इसका आंसर क्या है, तो सेकेंडरी भी याददाश्त पे बेस्ड है। याददाश्त के लिए वर्ड यूज होता है एनेमनेशिया। एनेमनेशिया, एमनेशिया का मतलब भूल जाना, एनेमनेशिया का मतलब याद रखना। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। वेरी सिंपल, मोर इंटेंसिफाइड होगा, ठीक है, सिंपल। नॉट ओनली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी एनकाउंटर उस पैथोजन के साथ, एनी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विल बी सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर। फिर दोबारा उसमें भी तुम्हें समझाया है कि अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक तो उसका टाइप ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, एक उसका टाइप होता है कि कौन सी सेल लड़ाई कर रही है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लड़ने के लिए दो तरह के सोल्जर्स हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट का नाम पता है तुम्हें, बोन मैरो में ही बनी, बोन मैरो में ही मेच्योर हुई। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनके थाइमस में उनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो अगर हॉस्टल में रह के ट्रेनिंग हुई है तो ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल आमने सामने आकर लड़ाई करती हैं। तो टी लिम्फोसाइट से वी गेट CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, 1-to-1 पैथोजेंस के साथ फाइट करती हैं, किसी आर्मी को नहीं भेजती। जबकि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनी, बोन मैरो में ही मेच्योर हुई, तो वो खुद नहीं आती फाइट करने, बल्कि अपनी आर्मी को भेजती है। कौन है बी लिम्फोसाइट्स की आर्मी, ये वाले ऐसे हजारों लाखों मॉलिक्यूल। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज की आर्मी, एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आर्मी यानी लाखों हजारों की तादाद में बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती हैं, कहती हैं जाके पैथोजेंस को मारो। कैसे मारेंगी एंटीबॉडी, पैथोजन की सेल पर जो एंटीजेंस लगे हुए हैं उनसे जाकर चिपक जाएंगी, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी चिपकेंगे सेल मर जाएगी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट से हमें कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है, इसको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको क्या कहते हैं, इसको तुम ऐसे याद रखना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बट ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये लिखा आएगा। CMI को कहते हैं सेल इम्यून रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल वर्ड कहां से आ गया, ह्यूमोरल बना है ह्यूमर से। ह्यूमर क्या है, रूमर नहीं, रूमर तो अफवाहें होती हैं, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, HUMOR, ह्यूमर, ह्यूमर वर्ड का मतलब होता है फ्लूइड।
एंटीबॉडीज की आर्मी को बी लिम्फोसाइट्स ने कहाँ भेजा? बी लिम्फोसाइट कौन है? WBC का टाइप है, कहाँ बैठी है? ब्लड में। तो आर्मी को भी ब्लड में ही सिक्रीट किया, तो ब्लड के थ्रू बी लिम्फोसाइट्स की आर्मी पैथोजन पर अटैक कर रही है, तो ब्लड एक फ्लूइड है, तो इसलिए इसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सिंपल, हर चीज के पीछे लॉजिक छुपा है, नथिंग इस चैप्टर में कुछ भी रटने जैसा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, क्लियर। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, लगभग तुम मान के चलो हर साल आता है कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। किसी भी पर्सन को किसी भी वजह से दूसरे का ऑर्गन चढ़ाना पड़ा, कोई ग्राफ्ट लगाना पड़ा, तो हमेशा डर रहता है ना कि बॉडी रिजेक्ट कर देगी रेसिपिएंट की बॉडी। क्यों? सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का काम CMI का है, हमेशा ध्यान रखना। जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं, आपकी बुक में तो दे नहीं रखा, आप लेक्चर देखना, वहां मैंने पढ़ाया है। इन टी लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं, एक तो होती हैं किलर सेल्स जो मारती हैं, एक होती हैं हेल्पर सेल्स, एक होती हैं मेमोरी सेल्स, और एक होती है सप्रेसर सेल। तो इनमें से जो हेल्पर सेल्स होती है ना, TH हेल्पर सेल, ये क्या करती हैं बच्चों? यही हेल्पर सेल्स, एक पूरा बड़ा सा पाथवे होता है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, कैसे पैथोजन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इन हेल्पर सेल्स के पास सिग्नल पहुंचते हैं, और ये हेल्पर सेल किलर T सेल्स को और बी लिम्फोसाइट्स दोनों को सिग्नल देती हैं कि अब तुम दोनों अपनी अपनी फाइट शुरू कर दो। जरूरी नहीं है एक पैथोजन को सिर्फ T मारे या B मारे, दोनों मिलकर मारते हैं उसको, ठीक है, बट दोनों को ही सिग्नल देने का काम हेल्पर T सेल का है। और तुम देखो एड्स का वायरस कितना चालाक है, जो HIV है वो हमारी कौन सी सेल्स पर अटैक करता है? इन्हीं हेल्पर सेल्स पर। दैट्स वाई न T सेल को सिग्नल मिल पाता है, न B सेल को सिग्नल मिल पाता है, एंड पर्सन की इम्यूनिटी हाईली रिड्यूस हो जाती है। एड्स में यही तो होता है, इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि नॉर्मल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, फिर सीरियस इन्फेक्शंस होने लगते हैं और पर्सन मर जाता है। एड्स में डेथ HIV नहीं कर रहा, एड्स में जो डेथ होती है लेटर स्टेज पर, वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होती है। इसीलिए तो उस डिजीज का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया पर्सन, सिंड्रोम क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछें कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आइडेंटिफाई किसने किया उसको, पूरा सिग्नल्स किसने भेजे दोनों तक? हेल्पर T सेल, यानी T यानी CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बस, ठीक है। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन चल रहे हैं। पहले प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया एक बेसिस पर, दूसरे बेसिस पर CMI AMI हो गया, और तीसरा बेसिस है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये बहुत आसान है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हें भूख लगी है, अब एक ऑप्शन तो ये है तुम्हारे पास, एक्टिवली उठो, किचन में जाओ, देखो क्या रखा है, बनाओ और फिर खाओ, तो वो उसमें तुम्हारी एनर्जी खर्च होगी, एक्टिवली तुमने पार्टिसिपेट किया। और पैसिव, स्विगी जोमेटो कुछ भी जो आजकल ऐप है, खोली, ऑर्डर किया, खाना आ गया, खा लिया, ठीक है। बट ऑब्वियस पैसिव फास्टर है, एक्टिव में टाइम लग रहा है। बट तुम मुझे बताओ कि कभी तुम ऐसी जगह पर फंसे हो जहां पर फूड ऑर्डर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो तुम्हारे लिए कौन सी ज्यादा काम आएगी? अगर तुमने खुद से खाना बनाना सीखा हुआ है, चाहे छोटा मोटा ही सीख रखा है, बट सीखा हुआ है, खुद आता है तुम्हें, तो दैट विल बी इन योर लॉन्गर मेमोरी ना, मतलब एक्टिव जो है वो एक बार अगर तुम सीख लोगे तो तुम कभी भी उसको यूज कर सकते हो। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों? जबकि पैसिव क्या है? शॉर्ट टर्म, ऑर्डर किया, आ गया, खाना खा लिया, दैट्स इट। फिर अगली बार ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर अगली बार ऑर्डर करना पड़ेगा, हर बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी को नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कैसे बनाते हैं खाना, यही है ना। तो बस वही इम्यूनिटी पे लगा दो तुम। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने सीख ली है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने फाइट की हो उस पैथोजन के साथ, किसी भी तरह से की हो, बट फाइट की हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें कब मिलती है? जब पैथोजन हम पे अटैक करता है और हमारे अंदर उसकी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। एक तो तब मिलेगी, अटैक करेगा उससे भी मिलेगी बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी। आप ये मत समझना मैम अटैक करके तो बीमार कर रहा है, ठीक है हम इस बार बीमार हो गए, बट अब हमारे इम्यून सिस्टम ने सीख तो लिया ना कि कैसे अटैक करना है अगली बार, तो एक मेमोरी डेवलप हो गई। मेमोरी का मतलब ये होता है हमारे इम्यून सिस्टम में ना मेमोरी सेल्स बन जाती हैं बच्चों, मेमोरी T सेल्स, मेमोरी B सेल्स, दोनों, ठीक है। उनके बारे में डिटेल में नहीं है कहीं भी यहाँ पर, तो तुम्हें ज्यादा नहीं सीखना। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जिसमें तुम्हारा इम्यून सिस्टम नो हाउ टू फाइट, ठीक है, एक बार सीख लिया आप हमेशा याद रहेगा उसको। और एक और तरह से मिलती है एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे अब हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हर बीमारी पहले हमें हो फिर हमारा इम्यून सिस्टम सीखे, तो मेडिकल साइंस ने वैक्सीन्स बना दिए कि भाई हम वेट नहीं करेंगे कि अच्छा ये बच्चा 5 साल का होगा फिर इसको पहली बार बीमारी होगी फिर इसका इम्यून सिस्टम सीखेगा, पता लगा उस बीमारी में मर गया या बच्चे को कोई लॉस हो गया तो दिक्कत है ना।
तो हमने वैक्सीन्स बना दी है हमारी मेडिकल साइंस ने कि लो हम तुम्हें पहला एक्सपोजर दे रहे हैं उस पैथोजन का। जब अपने को कोई भी वैक्सीन लगता है तो उस वैक्सीन में वही वायरस या वही बैक्टीरिया वीक फॉर्म में या उसका कोई एंटीजन या उसका कोई डीएनए हमें इंजेक्ट किया जाता है या ओरली दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है पैथोजन आया है बॉडी में, बट वो पैथोजन कैसा है, बहुत वीक है, या तो उसका सिर्फ एंटीजन आया है जो हमें बीमारी नहीं कर सकता, पर हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ना सीखना शुरू करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, मेमोरी सेल्स बनाता है और उनको स्टोर कर लेता है। तो जब हमें वैक्सीन लगी तो हमारी बॉडी पर एक तरह से पैथोजन का ही अटैक हुआ, पर वो कैसा अटैक था, इंटेंशनल, वीक कर दिया था आपने पैथोजन को। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई हमें वैक्सीन से, कभी कंफ्यूज मत होना, जब भी हमें वैक्सीन लगता है तो हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, क्योंकि इस समय आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली उस डिजीज से लड़ना सीख रहा है, उसकी मेमोरी सेल्स बना रहा है और हमेशा के लिए उसको याद रख रहा है। समझ गए अच्छी तरह से। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी इज जस्ट टू ऑर्डर द फूड। तो पैसिव इम्यूनिटी बच्चों क्या होती है, इसमें आपके इम्यून सिस्टम का कोई लेना देना ही नहीं है, बहुत आलसी, काम ही नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, व्हाटएवर मजबूरी है। तो पैसिव इम्यूनिटी तब बोलते हैं हम जब, ध्यान से सुन लेना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, ना तो उनके लिए अभी तक हम इस तरह की कोई वैक्सीन बना सके कि एक बार वैक्सीन देने के बाद लाइफ लॉन्ग उसकी मेमोरी बॉडी में रहे, और ना हम रिस्क ले सकते हैं कि अगर इसका अटैक हुआ ना इस पैथोजन का तो वो डेडली डिजीज है, पर्सन को मार देंगी वो, तो वी कांट टेक रिस्क। तो हमने क्या किया, उनके लिए पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर दी। कैसे करते हैं सुनो, पैसिव इम्यूनिटी परमानेंट नहीं होती, पैसिव इम्यूनिटी में हमने क्या किया है, लेबोरेटरी में उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बना के तैयार कर रही है, रेडीमेड फूड, रेडीमेड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। समझ गए। जब भी हमें लगेगा कि इस पर्सन को रिस्क है ये डिजीज होने का, जैसे अक्सर हमें जब चोट लग जाती है तो हम कहते हैं टिटनेस का टीका लगवा लो, तो वो एक्चुअली क्या होता है, टिटनेस एक डिजीज है, वो टीका आप लगवाते हो वो एंटी टिटनेस है, उसको भी टीका ही बोल रहे हैं, उसको भी वैक्सीन बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको दी जा रही है ना, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, वो अगर आपकी बॉडी में टिटनेस का पैथोजन हुआ तो तुरंत उसको मार देंगी, बिल्कुल वेट नहीं करेंगी, आपके इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं करना, बनी बनाई एंटीबॉडीज है, वो जाकर अटैक कर देंगी, खत्म कर देंगी उसको, रिस्क नहीं लेना, पता लगा पर्सन डेडली डिजीज है ना, क्योंकि वो अगेन उसने भी डिजीज को होने से रोका ना, ऐसा तो नहीं है डिजीज होने के बाद ट्रीट किया। पैसिव इम्यूनिटी में आपने जो बनी बनाई एंटीबॉडीज दी उसने डिजीज को होने से पहले ही रोक दिया ना, तो पैसिव इम्यूनिटी में भी जो दिया जाता है उसको भी वैक्सीन ही कहते हैं। यहाँ आता है असली कंफ्यूजन कि बच्चों को लगता है मैम वैक्सीन एक्टिव में भी लिखवा दिया आपने, पैसिव में भी लिखवा दिया। जो नॉर्मली हमें बर्थ के बाद वैक्सीन लगते हैं ना बच्चों, वो सब एक्टिव हैं, वो हमें लाइफ टर्म मेमोरी देते हैं, क्योंकि उसमें हमने पैथोजन को डाला और इम्यून सिस्टम ने सीखा उससे लड़ना, है ना, और मेमोरी सेल्स बनाई। लेकिन कुछ वैक्सीन, सिर्फ कुछ वैक्सीन जो परमानेंट नहीं है, जो हर बार देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है चोट लगने पर एक बार दे दिया, 3-6 महीने पर के बाद दोबारा चोट लगी फिर से एंटी टिटनेस लगवाना पड़ता है, वो टिटनेस नहीं है, वो एंटी टिटनेस है, एटीएस बोलते हैं उसे, एंटी टिटनेस सीरम, ठीक है। या सांप के काटने पर हम वेट नहीं कर सकते, वेनम जो उसका जहर है सांप का, अगर वो बहुत जहरीला हो तो पर्सन मर जाएगा, तो हमने एंटी वेनम्स बना रखे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, वो एंटी वेनम इंजेक्ट कर देंगे, पहले ही टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है। या जो आप पढ़ते हो मदर से न्यूबॉर्न को मिलती है मिल्क के थ्रू IgA, प्लेसेंटा के थ्रू IgG। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये क्वेश्चन आता है, देखो मदर से हमको दो तरह की पैसिव, मतलब दो तरह की एंटीबॉडीज मिलती है, मिल्क से तो IgA मिलती है बच्चों, मिल्क से कौन सी मिलती है, IgA, और जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो प्लेसेंटा से IgG मिलती है। इसलिए तुम जो भी चाहो ट्रिक बना लेना, G फॉर जेस्टेशन पीरियड, तो जेस्टेशन पीरियड में G और मिल्क से A, ठीक है, क्लियर है क्या। ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ओके। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में ये हो गया, ATS हो गया, एंटी वेनम हो गया, इतना भी याद रख लोगे तो इनफ है। ये सब पैसिव, ये सब बीमारी को होने से पहले ही रोक रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन को ही इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो हमें लगते हैं या जब बार बार हम पे पैथोजेंस का अटैक होता है तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो सब एक्टिव इम्यूनिटी है, ये वाली पैसिव इम्यूनिटी है। डन। अब नहीं करोगे ना गड़बड़, अभी भी करोगे तो फिर इसका मतलब ध्यान कहीं और था जब मैम समझा रही थी, तो ठीक है। इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ना पहले नहीं था,
बाद में बना था, मुझे याद है जब हम लोग जनरली, आपको भी होगा अगर बाई चांस हेपेटाइटिस बी, अब तो आई थिंक आप लोग जब बॉर्न हुए होंगे तब लगा दी गई होगी, बट जब ये वैक्सीन बना था तो मेडिकल कॉलेज में स्पेशली बच्चों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जैसे ही आपका एडमिशन होता है उसके बाद लगाए जाते हैं कि अगर पहले नहीं हो रखा हो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगेन एड्स की तरह ब्लड से फैलता है ना, तो मेडिकल एड्स का तो वैक्सीन अभी तक हम बना नहीं पाए, हेपेटाइटिस बी का तो बना लिया, तो ब्लड का रिस्क रहता है, तो इसलिए हेपेटाइटिस बी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे आजकल तो सबको ही लगता है। चलिए, तो अब आपसे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैंने आपको पूरा ब्रीफ दे दिया, हमारे पास है टाइम अभी तो, यस इसके क्वेश्चंस और कर लेते हैं। करो भाई, मैच करो, कंफ्यूज नहीं होना। सलाइवा टीयर फिजियोलॉजिकल, फिजिकल में कोटिंग्स आएंगी, स्किन एंड म्यूकस, ये फिजियोलॉजिकल है, म्यूकस फिजिकल। ये क्या हुआ, ऑप्शन तो है ही नहीं, इन विच द एग्जाम, अच्छा इसीलिए ना ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, हमें ये बताना है करेक्ट मैच कौन सा है। ठीक है, तो सलाइवा एंड टीयर फिजिकल है क्या, नहीं। म्यूकस फिजियोलॉजिकल है क्या, नहीं। टीएमएनएल सेल्यूलर है, यस। और एंटी टिटनस और एंटी स्नेक अभी बताया, एक्टिव है क्या, नहीं, पैसिव है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल गड़बड़ मत करना, फिजिकल बैरियर का मतलब भी बताया मैंने आपको, जो फिजिकली रोक रहा है, एक लेयर के थ्रू रोक रहा है, स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिनसे फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो रोक रहे हैं। म्यूकस, म्यूकस बोल दिया, सॉरी, टीयर, सलाइवा, ये सब फिजियोलॉजिकल में आएंगे, HCl। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन म्यूकस में ही होता है, इसलिए म्यूकस को हमेशा स्किन की तरह कोटिंग की फॉर्म में याद रखो फिजिकल में। तो फिजियोलॉजिकल में क्या टिक करें हम, ये रहा टीयर्स। नेक्स्ट, एनके सेल्स कौन सी इम्यूनिटी देंगी हमें, गड़बड़ मत कर देना, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, बाकी सब उससे रिलेटेड है, एक्वायर्ड से। नेक्स्ट, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स, इस पर ध्यान देना है आपको पढ़ते वक्त कि प्रोटीन ही लिखा है ना, नोन एज इंटरफेरॉन। जनरली आप इस तरह के क्वेश्चन में इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, एक धुन में पढ़ लेते हो, फिर गलती हो जाती है। इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम, ये देखो बैक्टीरियल आ गया, इंटरफेरॉन्स वायरल इन्फेक्शन से रोकते हैं। अब इंटरफेरॉन्स पे और भी रिसर्च हो गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बट ठीक है वो सब अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है, तुम तो वही तुम्हारी एनसीईआरटी फॉलो करो, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डन, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। एनेमनेस्टिक, एनेमनेसिया यानी मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स, the anamnestic response against a pathogen is highly intensified, yes। PYQ क्या हुआ है, दोबारा एग्जाम में आ गया, पूरे कॉन्फिडेंटली आंसर करके आते हैं। गलती तो तब हो जाती है जब हम ध्यान ही नहीं देते, यार वैल्यू तो चेंज कर दी थी, है ना। देन द टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं क्या, टी वो हैं जिनकी ट्रेनिंग थाइमस में हुई है, ये 1-to-1 फाइट करती है, CMI। एंटीबॉडीज की आर्मी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी की शेप का मॉलिक्यूल है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, वाई शेप का, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम है भाई। एंटीबॉडी आपको सबको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड की चेन होगी, तो ये एक्चुअली अमीनो एसिड की चेन है, बट एक एंटीबॉडी में एक चेन नहीं है, एक एंटीबॉडी में 4 चेन्स हैं, जिसमें से 2 लाइट हैं, 2 हैवी हैं, तो इसलिए एंटीबॉडी को कहते हैं H2L2 मॉलिक्यूल। पूछने अगर तुमसे, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, दिस इज 1 एंटीबॉडी ओनली। ठीक है, वाई शेप। और ये सारी चेन्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, कहीं और भी पढ़े थे क्या हमने, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जब आप बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन पढ़ते हो तो वहां भी तो बोलते हो कि ए चेन बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एंटीबॉडी अपने एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, क्योंकि हर एंटीबॉडी में यहाँ पर कुछ स्पेशल ग्रूव्स होती हैं बच्चों, जिससे ये उसी एंटीजन से चिपकेगी जो एंटीजन इनकी ग्रूव में फिट होगा। ठीक है, सो दे आर हाईली स्पेसिफिक। लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे एंजाइम में एक्टिव साइट होती है वैसे एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। देन बी लिम्फोसाइट CMI नहीं, एंटीबॉडी H2L4 लिख दिया है, नहीं, ये क्या हुआ, 2 करेक्ट, अच्छा इसमें मैंने जल्दीबाजी में स्टिक लगा दिया, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन ए, व्हेन अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, पढ़ लो ढंग से, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ अ डेडली माइक्रोब। हम रिस्क ले ही नहीं सकते, डेडली माइक्रोब अगर उसने कर दिया तो डेथ हो सकती है, तो हमें क्या देना पड़ेगा पेशेंट को बच्चों, वी हैव टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज।
ठीक है, इतनी तेज भूख लगी है, बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि खाना बना के खाना है, तो बस फूड ऑर्डर ही करना पड़ेगा, रेडीमेड खाना चाहिए, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप ये मत बोलना मैम वैक्सीन भी तो दे रखा है ना। जनरली जो वैक्सीन टर्म है ना वो एक्टिव के लिए यूज की जाती है, इनको तो बोल देते हैं एक बार को, बाकी इनका नाम ऐसे ATS है ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एंटीवेनम, इस तरह के नेम्स हैं इनके। टिक कर दिया हमने आंसर। चलो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है हमें। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन इंड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी। अब कंफ्यूज तो नहीं होगे तुम, ये कह रहा है कि अगर हमने माइक्रोब्स को इंजेक्ट करा है ना वैक्सीनेशन में, तो वो कौन से टाइप का इम्यूनाइजेशन है, वो तो एक्टिव हुआ ना, तो ये गलत हुआ। पैसिव होता तो यहां हम क्या इंजेक्ट कर रहे होते, उस माइक्रोब का एंटी सीरम, एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, वो इंजेक्ट कर रहे होते। ठीक है, माइक्रोब को इंजेक्ट किया है बट ऑब्वियस वीक फॉर्म में, तो वो हमें कौन सी इम्यूनिटी देगा, एक्टिव इम्यूनिटी देगा। टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में, इंस्टेंट एक्शन नहीं है ना, खाना बना के खाने में तो टाइम लगेगा ही, सब्जी भी काटोगे, जो भी तुम्हें बनाना है व्हाटएवर, मसाले भी डालोगे, जबकि रेडीमेड फूड तो फास्टर आएगा, है ना। तो पैसिव इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होती है और एक्टिव टाइम लेती है, बट जितनी जल्दी डेवलप होती है जल्दी भूल भी जाते हैं। मतलब पैसिव इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है बच्चों, डू रिमेंबर, पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म है, जब तक वो रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहेंगी तब तक उस दौरान अगर दोबारा वो अटैक हुआ हम पे तो वो फाइट कर लेंगी, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, कोई 3 मंथ्स के लिए होती है, कोई 6 मंथ के लिए इफेक्टिव होती है, कोई वीक्स के लिए भी इफेक्टिव होती है। ठीक है, एक्टिव अगर एक बार आपके इम्यून सिस्टम ने सीख लिया, परमानेंट मेमोरी सेल्स बना ली, तो अब लाइफ टाइम मिल गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट, CMI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिल्कुल एकदम याद रखना है आपको। कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क, कोलेस्ट्रॉल मत पढ़ लेना इसको। ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं पैसिव, बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी मदर ने अपने बच्चे को, IgA। ठीक है, तो करेक्ट बताना था ऑप्शन बी। अगर ढंग से लॉजिकली तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस गलत होंगे। हाँ, हो सकते हैं अगर एक एक वर्ड पे तुम्हें फोकस करना नहीं आता तो वो भी सीख लिया, फिर तो तुम पक्के से बायो में 360 आउट ऑफ 360 ले आओगे। बट इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने मैम की पूरी सीरीज देख ली, हमने मैम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब हमारे आ जाएंगे। यू हैव टू डू योर वर्क, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, खुद पढ़ना होगा, खुद NCERT में हाईलाइट करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, वही फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस यानी रिजेक्शन बाय द रेसिपिएंट बॉडी। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल, अभी सेम क्वेश्चन हमने किया, वही सेल मीडिएटेड। रिजेक्शन अगर हो रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि हेल्पर T सेल्स वहां मेन बैठी हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, और हाँ हेल्पर T सेल्स के साथ वो भी होती हैं बच्चों हमारी सप्रेसर T सेल्स, उनका भी रोल होता है। ठीक है, डिटेल में मत जाओ तुम उसके। द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू किडनी ट्रांसप्लांट, 2 करेक्ट बताना है हमें। ठीक है भाई, इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट नीड टू टेक, कई बार पढ़ा है हमने कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स कई बार पेशेंट को लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी इम्यून सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो वो उस किडनी को रिजेक्ट कर देगा। तो यस बिल्कुल ठीक है। किसी को याद आ रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट्स के एग्जांपल्स? साइक्लोस्पोरिन ए, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में इसी यूनिट में आगे पढ़ते हो ना, साइक्लोस्पोरिन ए, वो यही है। ठीक है, देन ये किसको याद है कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? देखिए किसी को याद है क्या, बताओ, कोशिश करें याद करने की। 3 मॉलिक्यूल पढ़े थे हमने, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ा था, वो तो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्पोरम आ रहा है तो उसी से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, सिंपल। और जो मोनेस्कस परप्यूरियस था जो कि एक यीस्ट है, वैसे हमें ईस्ट में सैकरोमाइसिस पता है, बट यू नो मोनेस्कस परप्यूरियस भी एक यीस्ट है, उससे स्टैटिन्स मिलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हें भी करना है, ऐसे ही तुम बोलते हो ना, बड़ा अच्छे कमेंट्स लिखते हो कि मैम आपका कितना अच्छी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से हमें समझा देते हो। तो मेरी अब तक ये हैबिट है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं भी पढ़ती हूँ या दिमाग में क्लिक करती है तो मुझे एक बार उसको रिकॉल करना होता है दिमाग में कि मैंने कहाँ पढ़ा है, याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा
तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को खोलने में हमेशा अपने फोन में एनसीईआरटी डाउनलोड कर रखी है मैंने, बिल्कुल टाइम नहीं लगाती, खोलती हूँ, चैप्टर देखती हूँ, वहां पे जाती हूँ, वहां पे जाके देखती हूँ। तो अगर इस तरह की हैबिट तुमने बना ली ना बच्चों, यू विल डेफिनेटली कमांड ऑन बायो। ठीक है, चलो सीक्रेट पता चल गया आज मैम का, है ना। सब मेहनत पे डिपेंड करेगा आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द CMI इज, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना तो कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते, तो हमेशा अगर किसी की बहुत कॉमन शॉर्ट फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा करो। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, यस। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन, नहीं। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन द इंटरफेरॉन्स, नहीं भाई इंटरफेरॉन्स का तो कोई है ही नहीं रिलेशन, तो हमें करेक्ट बताना था ना, दोबारा देख लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से करेक्ट बताना है आपको, कीवर्ड है, सर्कल कर लो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है भाई, देखते हैं। Certain protozoans have been used for mass production of hepatitis B vaccine। अभी अभी हमने एनसीईआरटी में एक लास्ट पॉइंट देखा था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने के लिए यीस्ट को यूज किया गया था, दिख रहा है क्या, यीस्ट को यूज किया गया था। क्या यीस्ट एक प्रोटोजोआ है? नहीं, ये तो फंजाई है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव, क्या, नहीं, बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो पैसिव। इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी सेल्स आर डैमेज, द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पैथोजन, बिल्कुल सही बात है, दोनों डैमेज हुई हैं, चाहे अकेली बी डैमेज हुई है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी। टी इसलिए लिख दिया होगा क्योंकि हेल्पर टी सेल सिग्नल देती है, उसके बाद ही बी सेल एंटीबॉडीज बनाती है। इंजेक्शन ऑफ डेड पैथोजन या वीक एटेनुएटेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड को वीक भी कह सकते हैं, इसको एटेनुएटेड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इट कॉज पैसिव इम्यूनिटी, क्या, नहीं, पैथोजन किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम फाइट करेगा, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, यानी एक्टिव इम्यूनिटी है वो, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, डन। चलिए, तो यहां पर आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड ये वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अभी इम्यूनिटी में है थोड़ा बहुत है, कितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर 2-3 ही क्वेश्चन है तो हम इसको खत्म करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। लेट मी चेक, हाँ बच्चों 2-3 ही क्वेश्चन है, चलो तो फिर छोड़ते नहीं है, इसको पूरा करते हैं। ओके, देन उसके बाद थोड़ा सा आपके बुक में 2 ऐसे डिसऑर्डर्स बता रखे हैं जहां आपका इम्यून सिस्टम ही आपके लिए खतरा बन गया। वैसे तो वो हमेशा आपका दोस्त है, आपको बचाता है, बट ऐसी कौन से 2 डिसऑर्डर हैं जहां वो ही आपके लिए खतरा बन गया। एक तो एलर्जीज, क्योंकि एलर्जी हम किसको कहते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम डस्ट को, पॉलन को, इनको भी अपना दुश्मन समझने लग जाए, इनके अगेंस्ट भी इतनी सीवियर रिएक्शन कर दे कि हमें भुगतना पड़ जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एलर्जी में व्हाट इज एलर्जी, सिंपली हाइपर एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए सबको एलर्जी नहीं होती है। एंड दूसरी प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब आपके ही इम्यून सिस्टम ने आपके ही एंटीजेंस को अपना दुश्मन समझ लिया और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। ऐसा जनरली हमारा इम्यून सिस्टम नहीं करता ड्यू टू सप्रेसर टी सेल, वो हमारे इम्यून सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर की तरह रजिस्टर करके रखती हैं कि भाई ये वाले सेल्स पर आपको कभी भी अटैक नहीं करना, ये तो आपकी खुद की सेल्स हैं, कोई फॉरेन आएगा, बाहर से आएगा तो आप उस पर अटैक कर देना। बट कई बार कुछ लोगों में अभी तक इनके कॉज नहीं पता लगे हैं मेडिकल साइंस को, बट शायद कुछ जेनेटिक जीन्स की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही एंटीजेंस पर अटैक कर दे तो ऐसे डिसऑर्डर्स कहलाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में है ही, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो ह्यूमन फिजियो में हमने पढ़ा था, ऐड कर लो, मायस्थीनिया ग्रेविस, और एक मैंने आपकी बुक में नहीं है बट थायराइड पढ़ाते वक्त बताया था, हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, ऐसे तो बहुत है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्किन का सोरियासिस वगैरह भी होता है, बट आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाए। ठीक है, आर्थराइटिस ये नॉर्मल वाला नहीं है, नॉर्मल आर्थराइटिस तो एज के साथ होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस ये अलग है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, लेक्चर में बता रखा है मैंने। ठीक है, ओके, और एलर्जी में क्या क्या याद रखोगे की पॉइंट्स। एलर्जी एक तो बच्चों मास्ट सेल्स की वजह से होती है ना, कहने को उनका नाम मस्त है, मस्त सेल्स, लेकिन हमें दिक्कत कर देती हैं वो। ठीक है, तो मास्ट सेल्स की वजह से होती है। और एंटीबॉडी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, IgE,
जब जब एलर्जन से फाइटिंग होगी तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE, ओके। एंड दो केमिकल्स जिनकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, मास्ट सेल्स ही इन्हें बना रही हैं, ध्यान होगा आपको, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हेपेरिन भी बनाती है बट हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। सिम्टम्स सबको पता है एलर्जीज के, वो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द एग्जैग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, सीधा सीधा आंसर हो गया एलर्जी। एग्जैग्रीगेटेड मतलब हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स। Assertion reason type question. Mast cells in human body release excessive amount of inflammatory chemicals which cause allergic reaction. बिल्कुल ठीक है क्या, कौन से इन्फ्लेमेटरी केमिकल अभी पढ़े हमने, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। इसीलिए एलर्जी के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां यूज होती है वो एंटी हिस्टामिनिक होती है बच्चों, ठीक है। इसका रीजन दिया है इन्होंने कि एलर्जेंस इन द एनवायरमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट मास्ट सेल इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ठीक है भाई, ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, खुद देखो तुम, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। असर्शन कह रहा है कि मास्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी रिलीज केमिकल्स विच कॉज एलर्जिक रिएक्शन। क्योंकि मास्ट सेल ने क्यों रिलीज किया, क्योंकि एलर्जेंस ने उन मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर एलर्जी, कई बार इसमें तुम सिली मिस्टेक कर देते हो, नॉट पढ़ते ही नहीं हो, ट्रू फॉर एलर्जी पढ़ लेते हो, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर एलर्जी, बताओ भाई, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स, बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा हमने। एलर्जेंस आर द सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी, सिंपल सी बात है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एलर्जेंस आर IgA, नहीं गड़बड़ मत करना, ई होता है एलर्जी में, ई, ओके। एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली एनहांस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, एनहांस नहीं करते बच्चों तो दवाइयां हैं, जब है ना एलर्जी में बहुत ज्यादा, कई बार एलर्जी में पर्सन के लिए इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो उस दौरान फिर उनको एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, ठीक है। और स्टेरॉइड्स तो सबको पता है इम्यूनिटी को कम करते हैं, अननेसेसरी नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना है। देखो हमें तो C एंड D आर नॉट ट्रू, C एंड D। इस तरह के क्वेश्चन में ना देखो कई बार ऐसा हो जाता है, हमने ऊपर नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़े और यहाँ पढ़ लिया चूज द करेक्ट आंसर, तो हम सोचेंगे करेक्ट आंसर का मतलब करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऊपर हमेशा पढ़ लेना कि क्या लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट्स बताने या रॉन्ग स्टेटमेंट बताने। करेक्ट आंसर का मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, इन पर ध्यान देना है आपको अगर सिली मिस्टेक से बचना है तो। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है भाई, बट ऑब्वियस हमें ये कैपेसिटी दी है नेचर ने। बट इफ दिस कैपेसिटी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड हम अपनी ही सेल्स पर अटैक करने लग जाएं तो इट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है भाई। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अभी अभी बताया मैंने, इज ऑटो इम्यून, यस। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptom. अरे देखो अब हम यहाँ पे ना कभी कभार ऐसा करते हैं, अभी हमने वहां पढ़ा था यार एनहांस लिख रहा है, यहाँ रिड्यूस लिखा है तो पढ़ के टिक कर देंगे, आगे लास्ट में पढ़ा ही नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज है, ना कि बैक्टीरियल में। सेवरल जीन्स दैट इज सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, ये थोड़ा कैंसर से रिलेटेड आ गया, कोई बात नहीं, have been identified in normal cells, ठीक है, which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell। अभी जब नेक्स्ट सेशन में हम कैंसर रिवाइज करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑन्कोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग, ठीक है, तो ये सही है। The vaccine generate memory cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure, ठीक है, and overwhelm the invader with a massive production of antibodies, है ना। overwhelming response की मतलब वो एकदम तेजी से एंटीबॉडीज बनाती हैं उस पैथोजन को खत्म करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो हमें तो इनकरेक्ट बताना था, तो मुझे एक ही, अच्छा एक स्टेटमेंट और रह गया, HIV enters into helper T lymphocyte, शुरू में मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, बाद में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में करता है, तो एंटर तो करता है ना, तो ये भी ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ ओनली ऑप्शन सेकंड, यानी हमारा आंसर है बी, डन। चलिए तो यहाँ पर आपके
ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक पार्ट रह गया, ये ये जो है ना आपका ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड, वो हम एड्स और कैंसर जो आगे पढ़ेंगे उसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले पढ़कर आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एड्स कैंसर दोनों डिजीजेस के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं पढ़ रखा है तो पहले पढ़ो, फिर मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। गुड बाय।